हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा पॉलिटी का मॉक टेस्ट नंबर 7 है। 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में जो मोटे अनाज हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिलेट, जिसमें आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं, इनमें गेहूं और धान की तुलना में इनकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है, इसलिए कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। पिछले 2 दशकों के दौरान यानी लगभग पिछले 20 सालों से इनका भारत में उत्पादन कम हुआ है, इसलिए ये कथन भी हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय मानक ब्यूरो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान भारत या फिर विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर भी लागू होते हैं जो भारत के हितों को या भारत के लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए ये राज्य के उच्च न्यायालयों को नहीं बल्कि सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। कथन नंबर 1 है, द्वैध शासन पद्धति। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। द्वैध शासन पद्धति भारत के संविधान की संघीय विशेषता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो संघीय विशेषता में तो आप एग्जाम्पल याद रखना अमेरिका का, जैसे अमेरिका में विशेषताएं पाई जाएंगी वो संघीय विशेषताएं हैं। तो द्वैध शासन पद्धति अमेरिका में पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है, इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था है, ये भी संघीय व्यवस्था की विशेषता है। नंबर 2 है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, ना कि संघात्मक व्यवस्था की, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। नंबर 3 है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था भी संघीय विशेषता है, ये इसलिए बिल्कुल सही है। नंबर 4 है लिखित संविधान, ये भी हमारी संघीय विशेषता है। हमारा सही आंसर होगा 1, 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। द्वैध शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, लिखित संविधान, ये सब भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। क्योंकि अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, वो संघीय जो हमारी एकीकृत न्यायपालिका है वो एकात्मक संविधान की विशेषता है, ना कि संघीय विशेषता है। जो अमेरिका में न्यायपालिका है वहाँ
वहाँ की न्यायपालिका से वहाँ अलग अलग न्यायपालिका हैं। जो केंद्रीय न्यायपालिका है वो केंद्र के कानूनों को लागू करती है और जो राज्य की न्यायपालिका है वो राज्य के कानून को ही लागू करती हैं। जबकि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो केंद्र की सूची का कानून हो या फिर राज्य सूची का कानून हो, सभी को लागू करती हैं, सभी के मामले को देखती हैं। इसलिए हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, जो कि एकात्मक विशेषता है, संविधान की एकात्मक विशेषता है, ना कि संघीय विशेषता। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। इसका मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान ने लोकसभा के चुनाव के लिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति को अपनाया है, राज्यसभा के लिए नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। इस प्रणाली के अंतर्गत सिर्फ जितने भी मत पड़े हैं उनमें से अधिकांश मत प्राप्त होने चाहिए। 50% मत की कोई भी यहाँ शर्त नहीं होती है। जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो विजयी हो जाता है, फिर चाहे वो 50% से कम ही क्यों ना हो। इसलिए यहाँ 50% की कोई भी शर्त नहीं है। इसलिए कथन 2 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। नंबर 1 है बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970, बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इन सभी को ही नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दरअसल 1950 के बाद से ही, संविधान लागू होने के बाद से ही सरकारों के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया, जिनमें से ये सभी कानून इसके अंतर्गत अधिनियमित किए गए हैं। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। नंबर 2 है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। नंबर 3 है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। नंबर 4 है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और नंबर 5 है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। तो इनमें से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। ये सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 3, 4 और 5 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली एक पोर्टेबल मिसाइल है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसे DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और आर्टिकल 338B में से जोड़ा गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है, ना कि संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या फिर राज्य में किसी भी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन की अवधि में राष्ट्रपति ये घोषित कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का उपयोग संसद के द्वारा किया जाएगा, इसलिए कथन 2 हमारा सही है। कथन नंबर 3 है, वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय वैसा ही बना रहता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च न्यायालय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी शक्तियाँ वैसे ही बनी रहती हैं, राष्ट्रपति इनकी शक्तियों को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का द्वितीयक बाजारों में व्यापार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 हमारा सही है। कथन नंबर 3 है, अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति अनिवासी भारतीयों को भी दी गई है, इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 324 के तहत, आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 1 है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित की गई है, नहीं की गई है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। कथन नंबर 2 है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। कथन नंबर 3 है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर भी रोक नहीं लगाई गई है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। लोकायुक्त पद का गठन सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। कथन नंबर 2 है,
किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कई व्यक्तियों से वो सलाह लेते हैं इस बारे में, तब वो नियुक्ति करते हैं। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, ना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये कथन हमारा सही है। जो लोकायुक्त की सिफारिशें होती हैं वो मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1 मिनट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। कथन नंबर 2 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। नंबर 1 है, राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति। तो ये बिल्कुल सही है, यह आर्टिकल 368 की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से ही राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति कर सकती है या उनका सृजन भी कर सकती है, इसलिए 1 हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन। तो ये भी आर्टिकल 368 की सीमा में नहीं आता है। संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से ही संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कर सकती है। नंबर 3 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 368 की सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा, क्योंकि संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को उनमें परिवर्तन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ परिस्थितियों में आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 368 की सीमा के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा में प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। कथन नंबर 2 है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था, ना कि उनका निर्वाचन होना था, इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा के निर्वाचन के लिए निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में, यानी स्वतंत्रता से पहले, इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।